राहुल गांधी के बारे में थोड़ा आप अक्सर बोलते रहते हैं और मैं आज अपने साथ एक किताब लेकर आया हूं जो कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है, प्रणब मुखर्जी की जो पुत्री हैं। और उन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब के क्या व्यूज थे राहुल गांधी के बारे में, उनके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। और वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जो नेतृत्व शैली है उसे लेकर प्रणब मुखर्जी बहुत खुश नहीं होते थे। उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा उसे लेकर उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। एएम पीएम का उनको अंदाजा नहीं था और वो कहते थे कि अगर ये नहीं है तो पीएम वो कैसे चलाएंगे। तो और ऐसे नेता इस समय आपके सामने हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है और कहीं कहीं पर जीत भी रहे हैं। इन्हें आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है जो इस किताब में, मैंने तो पूरी अभी तक पढ़ी नहीं, जितना मैं अखबारों और आपके चैनल्स के माध्यम से सुन पाया, इतना तो उन्होंने जरूर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी जहां एक और सीखने की इच्छा लगातार रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीखना और एक स्टूडेंट की तरह, एक लर्नर की तरह लगातार करते हैं, वहीं दूसरी ओर जिस राजनीतिक दल में उन्होंने वर्षों बिता दिए, वहां पर कितने दुखी प्रणबदा होंगे, कितने मन को उनका कष्ट और पीड़ा होगी जब उनको लगता होगा किसको बागडोर सौंपने जा रही हैं सोनिया जी, जो अपनी ही सरकार के विधेयक को फाड़ दे, जो अपनी ही सरकार को भरे चौराहे में कोसे। उस सरकार के मंत्री के दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो परिवार बड़ा है, पार्टी और सरकार नहीं। और शायद कहीं ना कहीं यही पीड़ा प्रणबदा को बहुत रही होगी, जिन्होंने इतना लंबा समय यहां पर बिताया और दूसरी ओर देख रहे थे कि गरीब आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ यहां तक आया, वो ये भी संकोच नहीं करते कि प्रणबदा के पास 3-4 बार गए, 5 बार गए और उनके अनुभव से मोदी जी ने तो सीखने का प्रयास किया, लेकिन जो उस पार्टी में थे वो एएम पीएम भी नहीं समझ पाए, तो बाकी क्या। आपको ऐसा जब ये किताब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रणब मुखर्जी के जो ख्यालात थे गांधी परिवार को लेकर, या वो ये बात जानते थे कि उन्हें कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो ये भी सोचते थे कि राहुल गांधी को ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल गई। क्या आप लोग, आप तो दूसरी पार्टी में हैं, क्या आप लोग प्रणब मुखर्जी के इस दुख को या दर्द को समझ गए थे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ काफी अच्छे संबंध भी बनाकर रखे, आरएसएस के मुख्यालय में भी बाद में प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उनके इस दर्द को समझ गए थे? देखिए, जिसने समय कुछ पार्लियामेंट में, मेरा तो 14वीं 15वीं लोकसभा में 2 पार्लियामेंट, मैं तो प्रणबदा के साथ पार्लियामेंट में था ही। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता था, क्योंकि जो अध्ययन उन्होंने किया था, जब भी रिप्लाई करते थे तो शायद 100 वर्ष पहले के इतिहास से शुरू करना और अब तक लाना, एक बहुत कम नेताओं में वो गुण बचे थे, उनमें से एक प्रणबदा थे। और उनको सुनने में हमेशा आपको अच्छा लगता था, सीखने का अवसर मिलता। हम लोग वेट करते थे कब वो रिप्लाई करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो राष्ट्रपति बने तब भी मैं 3 बार उनसे मिलने गया, अलग अलग समय पे। एक बार हम कुछ सांसदों ने मिलकर किताब लिखी थी, उसको लेकर गए थे। तो मैंने प्रणबदा से पूछा कि आप सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो? मैंने कहा मैं पार्लियामेंट मिस करता हूं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भवन में आकर वो अपने आप को, जो प्रणबदा की शख्सियत थी, अपनी बात को बेबाकी से कहना, अपने अनुभव को कहना, या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो जिस तरह के उत्तर देते थे, वो उनको वो अवसर शायद वापस नहीं मिल पा रहे थे। दूसरा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया कभी राहुल जी का, मैं देखिए मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन कभी नाम नहीं लिया, लेकिन उनको एक दर्द जरूर होता था कि कुछ लोग हवा में ही नेतागिरी कर रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर पा रहे, देश के लिए अच्छा नहीं है। अब उनका इशारा किस और था मुझे पता नहीं, लेकिन उनको इस बात का कष्ट होता था कि पार्टियां और बड़े राजनीतिक दल ऐसे चल नहीं सकते। इसमें यह भी लिखा है कि जब उन्हें भारत रत्न दिया, आप ही की सरकार ने दिया, उस समय गांधी परिवार खुश नहीं था और वो इस बात को लेकर दुखी भी थे। क्या कभी ऐसा कुछ उन्होंने आपसे शेयर किया? क्योंकि आपने जब पुरस्कार की बात उन्हें बताई होगी, कम्युनिकेट की होगी, तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की होगी। मुझे कभी ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन देश को तो पता है कि एक अवसर था इंदिरा जी की हत्या के बाद जब प्रणबदा प्रधानमंत्री बन सकते थे। एक अवसर 2004 में फिर था जब वो बन सकते थे, लेकिन अनुभवी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कदर शायद कांग्रेस में कभी थी ही नहीं।
शायद ये लगता था कि इस मुकाम पर आएंगे, इस पद पर आएंगे तो असहाय एक परिवार महसूस करेगा। वो पार्टी को मजबूती देने की बजाय वो परिवार की ओर चिंतित थे। आप 3 राज्य जीते, लेकिन कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने ईवीएम में सेटिंग की हुई है, इसलिए वोट तो कहीं और पड़ता है लेकिन वो आपके खाते में आता चला जाता है। कमलनाथ भी बड़े हैरान हैं, बाकी जो अशोक गहलोत है वो भी बड़े हैरान है कि ये हुआ क्या। तो क्या वंस फॉर ऑल आप बताइए कि ये ईवीएम में सेटिंग का जो आपके ऊपर आरोप लगता है, क्या ये आपकी जीत का जो मजा है उसको भी थोड़ा किरकिरा कर देता है? नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये भी कह सकते हैं कि यानी मिली खंबा नोचे। अब कुछ भी कह लीजिए, हर बार चुनाव हारते तो कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। वैसे कांग्रेस की आदत पड़ गई संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करना। सुप्रीम कोर्ट हो, कोई वर्डिक्ट आए तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा, चुनाव हार जाए तो ईवीएम या इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अगर रेड में 353 करोड़ पकड़े जाएं तो ईडी सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। कांग्रेस जो 60 साल सत्ता में रही उसको ही संवैधानिक संस्थाओं पर और देश के सिस्टम पर विश्वास नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अगर आप तेलंगाना में जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार जाओ तो ईवीएम खराब है। वो कहते हैं कि तेलंगाना में तो आपके स्टेक्स देवर सो लो कि आपने कोशिश भी नहीं की होगी। अगर आप तेलंगाना में जीत जाते तो शक एकदम आपके ऊपर आ जाता। ऐसा नहीं है सुधीर जी, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए। 5 उपचुनाव हुए, 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, हमने रिकॉर्ड जीत की। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर थी। ये जो वातावरण केसीआर के या बीआरएस के खिलाफ बना है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। केसीआर हार गए हैं, क्या आप केसीआर को अब अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे? क्या एनडीए में आप उनको लेने की कोशिश करेंगे अगले चुनाव के लिए? मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आज कहीं लिख लो आप, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक बार निमंत्रण जरूर देना, तब हम बात करेंगे। आज जितनी हमारी सीटें हैं तेलंगाना में, हम उससे दुगनी सीटें लोकसभा की जीत कराएंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है और उस दिन आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे। आपसे बस मैं ये जानना चाहता हूं, पहले यूट्यूब चैनल्स इतने नहीं थे, सोशल मीडिया का राजनीतिक प्रयोग नहीं हो रहा था, और अब लगातार मीडिया रेगुलेशन, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल, ओटीटी पर नए रेगुलेशन, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे देश को कि आपका इसके बाद क्या कदम है? मुझे लगता है ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आज की आवश्यकता है। आज एक प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ना केवल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया। और जैसा आपने स्वयं कहा कि हम केवल आउटडोर सिनेमा हॉल्स की जो हम बात करते हैं या जो सिनेमा हॉल्स देश भर में चलते हैं, उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म 30% की दर से देश में बढ़ रहा है। 30%, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी आज भारत में है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। अब जो दुनिया भर के देशों के लिए आपने कोई बनाया है प्रोग्राम, वो भारत में तो एज इट इज चलना शायद संभव ना हो। हमने सेल्फ रेगुलेशन का दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अपशब्द बोले जाएं, अश्लीलता दिखाई जाए और वायलेंस इतनी दिखाई जाए जिसका भी एक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। हालांकि पेरेंटल लॉक सिस्टम है, अलग अलग एज ग्रुप कैटेगरी से, लेकिन फिर भी मेरा मानना है सेल्फ रेगुलेशन में भी ओटीटी प्लेयर्स को और गंभीरता दिखानी चाहिए। और ये समय है कि सेल्फ रेगुलेशन हम इसीलिए देते हैं कि वो स्वयं गंभीर होकर अपनी जिम्मेदारी को समझे। रेगुलेट तो सरकार कभी चाहे तब कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग प्लेटफॉर्म अपनी समझेंगे तो शायद उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी गारंटीज के बारे में बताया।